हाँ देखो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसमें एक्चुअली में कैसे होगा। सबसे पहले तो हम बेंजीन के बारे में डिस्कस करेंगे। बेंजीन इज अ एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब ये ग्रुप या तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, ठीक है, या फिर मेटा डायरेक्टिंग होगा। क्लियर है। फिर दो ग्रुप लगा के देखेंगे, मतलब G1 और G2, G1 एंड G2। तो हमें बेंजीन के बारे में करना है ना। फिर एक ग्रुप लगा के करना है, फिर दो ग्रुप लगाएंगे। उसके बाद नेफ्थलीन में सेम काम करेंगे, ठीक है। एंथ्रासीन में सेम काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद पायरोल फ्यूरॉन में सेम काम करेंगे। ये 5 मेंबर जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है, थायोफीन, पायरोल, फ्यूरॉन, ठीक है, प्लस पायरिडीन में सेम काम। इस चैप्टर में हमें इनके बारे में, इनके प्रिपरेशन मेथड, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, जो इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। जैसे आप देखो यहाँ पे 10-12 कंपाउंड हो जाएंगे, लाइक नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, फिनॉल, समझ रहे हैं। फिर दो दो लगा के, फिर ये सब दो रिंग वाले, फिर ये सब। तो इनके बारे में जो सबसे बेसिक बातें हैं, सबसे पहले जो सब में यूज होगा, जो सबसे पहले सब में यूज होगा वो आप समझ। देखो, एक टर्म होता है हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, ठीक है। अगर मान लो कभी आपने X2 का रिएक्शन AlCl3, अगर ये रिएजेंट लिया आपने, तो क्या होता है, ये X, X माइनस और ये X प्लस, इस AlX3 के साथ होता क्या है कि जैसे X2 है और ये पोलर है, ध्यान से समझना है बात। ये पोलर है और ये आपका नॉन नॉन पोलर है। तो पोलर के सामने नॉन पोलर में इंडक्शन से ऐसा आ जाएगा, और ऐसा होने के बाद ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है माइनस पार्ट के साथ, बिकॉज ये लुईस एसिड का काम करता है। अगर ये लुईस एसिड का काम कर रहा है तो ये एक्स ऐसे बन जाता है, एक्स प्लस एल X4 माइनस, ठीक है। और ये तो हमने देखा, ये कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हो, वो तो इलेक्ट्रॉन का गोला है, वो पॉजिटिव पार्ट पर अटैक करता है, ठीक है। पॉजिटिव पार्ट पर अटैक करता है तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में एक पाई बॉन्ड टूटा, यहाँ X आया, यहाँ ऑलरेडी H है, और इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, और क्या निकल गया, AlX4 माइनस। बेटा इतनी बात समझ आई। हमेशा बेंजीन जो होगा, या बेंजीन हो या बेंजीन में एक कोई ग्रुप लगा हो, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हो, सामने इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर देगा। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, ये हो गया आपका स्लो स्टेप, ये हो गया आपका RD स्टेप, है ना। ये हो गया आपका, इसमें हो क्या रहा है, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। अब देखो, जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसका एरोमेटिसिटी लूज होगा इसमें, बिकॉज नाउ दिस कार्बन इज sp3, तो अब नाउ दिस रिंग कैन नॉट बी एरोमेटिक। तो अब जो सेकंड स्टेप होता है, उसमें ये AlX4 माइनस, ये इस H को पिकअप करता है, और फर्स्ट स्टेप होगा, और इस H को H प्लस को पिकअप करेगा, तो यहाँ माइनस आएगा, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, क्लियर है। तो ये HX निकल गया, प्लस AlX3 सेपरेट हो गया। क्लियर है बेटा। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, गेन ऑफ एरोमेटिसिटी। तो अगर आपको कहीं पे भी, कोई भी आपको कहाँ पे, कोई भी आपको एरोमेटिक कंपाउंड में
अगर आपको क्या लगाना है, एक्स लगाना है, हेलोजन लगाना है, तो आप हेलोजन को AlX3 के साथ ले लो। मतलब आप ऐसे ले सकते हो हेलोजन प्लस AlX3 और हेलोजन प्लस FeX3, या फिर हेलोजन में Fe भी ले लो आप। और ये सब रिएक्शन हीट करने पे ही होंगी। ये काफी कठिन रिएक्शन होगा। हीट करने पे क्यों होगा? बिकॉज एरोमेटिसिटी लूज हो रहा है। ठीक है, तो हेलोजन के साथ अगर आप कोई लुईस एसिड ले लोगे, हेलोजन के साथ कोई लुईस एसिड और हीट कर दोगे, तो लुईस एसिड हेलोजन के नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव पर फिर बेंजीन अटैक कर देगा और ये अलग हो जाएगा। तो ये बेसिकली कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं बेटा कैपिटल EAS। और ऐसा बेटा सिर्फ बेंजीन में नहीं होगा, ऐसा नाइट्रोबेंजीन, समझ रहे, जितने भी ये एरोमेटिक कंपाउंड अपन ने बनाए हैं सब में होगा। अब देखो इसमें तो एक्स ऑल आर आइडेंटिकल, कहीं भी लगा दो, इसमें हमें इन ग्रुप के हिसाब से चेक करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? यहाँ तक कोई डाउट? तो अगर आपको हेलोजन लगाना है किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में, सबसे पहले तो बताओ ये नेट रिएक्शन क्या हुई। नेट अगर आप रिएक्शन देखोगे तो बेंजीन में हमने डाला क्या है, X2 प्लस AlX3 और हीट करा और फाइनली क्या बन गया, यहाँ X आ गया प्लस HX निकल गया प्लस AlX3। तो देखो H की जगह क्या आ गया, X, तो सब्स्टिट्यूशन। H की जगह क्या आया, X, तो सब्स्टिट्यूशन। H की जगह X है तो सब्स्टिट्यूशन। और एरोमेटिक कंपाउंड में हो रहा है इसलिए एरोमेटिक। और बेटा ये बताओ RD स्टेप में और एक्चुअली में किसने सब्स्टिट्यूट करा, न्यूक्लियोफाइल ने या इलेक्ट्रोफाइल ने? तो जो जुड़ा है वो तो इलेक्ट्रोफाइल है ना बेटा, ये बात सबको समझ आ गई? Why it is electrophilic aromatic substitution? Why it is electrophilic aromatic substitution, ये सबको समझ आ गया? बोलो बेटा। यस सर। एक इलेक्ट्रोफाइल ने H प्लस को डिस्प्लेस कर दिया ना, मतलब E प्लस ने H प्लस को डिस्प्लेस करा। जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन का पहले स्टेप में रिएक्शन क्या हो रहा है, बेंजीन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ H, यहाँ E और यहाँ प्लस आया ना। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, HE प्लस, और यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल होगा जो बेस का काम करेगा, इस हाइड्रोजन को पिकअप करेगा और यहाँ क्या आ जाएगा, E, इस तरीके से। तो जो ये हो गया स्टेप 1, ये हो गया स्टेप 2। अब समझो जरा ध्यान से, फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप वो RD स्टेप है। क्लियर है? क्योंकि लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी है। तो मैं ये बोल सकता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स EAS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट बेंजीन रिंग। बोलो बेटा ये बात सही है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में ज्यादा होगा तभी पहला स्टेप फास्ट होगा, है ना? तो अब अगर आपसे पूछा जाए रेट ऑफ EAS का ऑर्डर क्या होगा, मान लो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, बेंजीन और एनिलीन में, तो एनिलीन जो होता है ओवरऑल आपका प्लस M इफेक्ट लगाता है, नाइट्रोबेंजीन माइनस M। बोलो बेटा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ होगी। ये बात समझ आ गया? इस बात में किसी को कोई तकलीफ? बोलो। नो सर। तो हेलोजन लगाने का दवा क्या है, हेलोजन प्लस लुईस एसिड लेके हीट कर दो। अब
अब देखो, अगर आपको अल्काइल ग्रुप लगाना है, जैसे बेंजीन में अगर आप ले लो CH3Cl प्लस AlCl3 और आप हीट कर दो, तो बताओ AlCl3 को क्या पसंद है? Cl माइनस, बोलो, यहाँ पार्शियल प्लस आएगा और ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, बोलो बेटा। तो ये इस फॉर्म में दिखेगा कुछ, CH3 पे पार्शियल प्लस और AlCl4 पार्शियल माइनस, और बेंजीन किस पर अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल पर। तो फाइनली क्या बनना है? यहाँ क्या लग जाएगा? CH3। इसको बोलते हैं बेटा अल्काइलेशन रिएक्शन, अल्काइलेशन रिएक्शन। तो समझ आया? तो बेसिकली अगर आप कोई अगर R लगाना चाहते हो, उसको AlCl3 के साथ लेके हीट कर दो, तो बेंजीन पे क्या लग जाएगा? ये भी एक EAS रिएक्शन होगा। बोलो बेटा, समझ आया? तो बताओ भाई। यस सर। AlCl3 की जगह आप कोई और लुईस एसिड भी ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है। नेक्स्ट देखो, अगर आप बेंजीन में RCOCl के साथ AlCl3 सर हम आर सी एल के साथ ए एल सी एल थ्री की जगह पे ए एल आई आई थ्री ले सकते हैं क्या? बेटा AlI3 तो वैसे भी मतलब थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ले सकते हो। नहीं लेकिन सर, ये आई क्या, मेंट कि अगर आर आर के साथ सी एल है तो सी एल के हाँ अलावा हाँ कोई ले और सकते हो, ले वो सकते हो। आर ले आर सकते एफ हैं? RCl RBr RI कुछ भी ले सकते अच्छा ओके सर। हो। मतलब AlCl3 या किसी भी लुईस एसिड को किसी भी सब्सटेंस से नेगेटिव पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। हाँ सर समझा। इसको बोलते हैं बेटा असाइलेशन रिएक्शन, असाइलेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा? RCO बन जाएगा प्लस, अब ये तो कार्पेटाइन स्टेबल है ना, लोन पेयर के सामने है, प्लस AlCl4 माइनस। समझ गए? बोलो बेटा। हाँ सर। तो यहाँ पे बेंजीन में क्या लग जाएगा? CO1। इसको बोलते हैं असाइलेशन रिएक्शन। क्लियर है? दो रिएजेंट और देखो, एक होता है बेटा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीट, ये जनरेट करता है SO3H प्लस, और इसको बोलते हैं सल्फोनेशन। अगर SO3H लग जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? सल्फोनेशन रिएक्शन। ये कैसे जनरेट होता है अभी बताऊंगा, ठीक है। एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इससे जनरेट होता है बेटा NO2 प्लस। क्या जनरेट होता है? NO2 प्लस। और इस रिएक्शन को बोलते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन। फेमस रिएजेंट है जो हर बार यूज होंगे। अगर आपको NO2 लगाना है तो आप क्या लोगे? NO2 लगाने के लिए क्या लोगे बताओ? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अगर आपको SO3H लगाना है तो आप क्या लोगे? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रखोगे। और अगर आपको हेलोजन लगाना है तो हेलोजन के साथ कोई लुईस एसिड। और अगर आपको अल्काइल लगाना है तो अल्काइल ग्रुप के साथ एक कोई नेगेटिवली चार्ज्ड मतलब X RX प्लस लुईस एसिड। और अगर आपको RCO ग्रुप लगाना है तो RCOCl प्लस AlCl3। तो ये 5 आपके स्टैंडर्ड प्रोसेस है, सबके साथ हम ये 5 रिएक्शन देते हैं, ठीक है। ये जो 10 कंपाउंड लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके 4-5 होंगे, है ना। जितने भी मार्केट में कंपाउंड होंगे ये 5 रिएक्शन तो सबकी करनी है। बेटा इतनी बात क्लियर है सबको? ये देखो इनमें SO3H वगैरह कैसे बनता है, ठीक है, और NO2 प्लस। ये तो पता है आपको H2O प्लस H2O कैसे सेल्फ आयनाइज होता है? H3O प्लस OH माइनस, बोलो।
पानी प्लस पानी सेल्फ आयनाइजेशन में H3O प्लस प्लस OH माइनस देता है ना, हाँ सर। उसी तरीके से H2SO4 के साथ रिएक्शन करके सेल्फ आयनाइज होके ये अपना H प्लस इसको देगा, तो क्या बनेगा HO OH2 प्लस, बोलो बेटा, प्लस HSO4 माइनस, यही होगा। तो फिर ये सुपर लीविंग ग्रुप हो गया। तो ये अगर निकल गया पानी तो यहाँ क्या बचा, SO3H प्लस प्लस HSO4 माइनस प्लस H2। बोलो बेटा, तो इस पूरे मार्केट में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बन गया, SO3H प्लस। बोलो बेटा, समझ आया, ये बात समझ आई सबको? यस सर। सबसे पहले दो H2SO4 लिखे, जो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है वो H प्लस देता है। तो अब H2SO4 वर्सेस H2SO4 बोथ आर इक्वली एसिड है, तो ये H प्लस इसको देगा, और इसने अगर H प्लस इसको दिया तो क्या बनेगा, ये और ये HSO4 माइनस, और ये देखो OH ने H प्लस लिया तो बन गया OH2 प्लस, और OH2 प्लस रिमूव हो जाएगा बिकॉज सुपर लीविंग ग्रुप हो गया, पानी निकल जाएगा, तो क्या बचेगा SO3H प्लस। तो सल्फर पे प्लस आ जाएगा और सल्फर रिंग से जुड़ जाएगा, तो SO3H जुड़ जाएगा। बोलो बेटा, ये बात समझ आई? सिमिलरली व्हाट वी कैन सी, देखो नेक्स्ट, अगर HNO3 है प्लस H2SO4 है, अब बताओ स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा, HNO3 और H2SO4 में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है? ऑब्वियस सी बात है, कौन, HSO4 है ना, माइनस और HOH प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा NO2। अब ये H2 रिमूव कर देगा तो क्या दिखेगा, HSO4 माइनस प्लस पानी प्लस देखो NO2 प्लस, ये दिख रहा है। तो ये NO2 प्लस सॉल्यूशन में, तो फिर कोई भी बेंजीन या कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड NO2 पे अटैक करेगा। बोलो बेटा, ये बात समझ आ गई? इस बात में कहीं कोई तकलीफ किसी को? बोलो। नो सर। क्लियर इतना? अब देखो एक रिएजेंट और होता है, एक रिएजेंट होता है, अगर इस बेंजीन का रिएक्शन करा दे NaNO2 प्लस HCl से, तो होता क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ HNO2 प्लस HCl, ठीक है। अब HNO2 कैसा होता है, ऐसा, प्लस HCl H प्लस प्लस Cl माइनस, तो ये H प्लस पिकअप करेगा, अब स्ट्रॉन्गर एसिड तो HCl है, तो क्या हो जाएगा OH प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा NO प्लस Cl माइनस, और ये पानी अगर रिमूव हो गया तो फाइनली क्या बचा सॉल्यूशन में, NO प्लस प्लस पानी प्लस Cl माइनस, तो इससे नाइट्रोसो कंपाउंड बनता है। अगर आपने क्या ले लिया, NaNO2 प्लस HCl के साथ अगर हीट कर दिया, या फिर HNO2 ले लिया प्लस HCl, तो रिंग में क्या लग जाएगा NO। तो मैंने आपको 5 रिएजेंट की जगह 6 बता दिए, ठीक है। सबसे पहले तो ये बिल्कुल रट लो, इसमें तो बिल्कुल बुद्धि लगानी नहीं है, और ये अगर आप नहीं रट पाओगे तो फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तो समझ लो आप एक भी क्वेश्चन बोर्ड का भी सही नहीं कर पाओगे। सबसे पहले हेलोजन लगाना है एरोमेटिक कंपाउंड में, तो क्या दवा है हेलोजन लगाने का, हेलोजन जो लगाना है वो ले लो प्लस लुईस एसिड। अगर आपको अल्काइल ग्रुप लगाना है, जो अल्काइल ग्रुप लगाना है वो ले लो अलोंग विद X और AlX3। अगर असाइल ग्रुप लगाना है तो जो असाइल ग्रुप लगाना है वो RCOCl प्लस AlCl। अगर SO3H चाहिए तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, अगर NO2 चाहिए तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और अगर आपको NO लगाना है
तो HNO2 प्लस HCl या फिर NaNO2 प्लस HCl, ये 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनके बिना तो इस चैप्टर में कुछ हो नहीं सकता। होपफुली ये आपको समझ आ गए होंगे। हाँ, आगे देखो बेंजीन के जो प्रिपरेशन मेथड है ये एक बार क्विकली देख लो जल्दी से। देखो नॉर्मल हेक्सेन एरोमेटाइजेशन का रिएजेंट Cr2O3Al2O3 600 डिग्री सी, याद आ रहा है? बेंजीन बनता है, बोलो। हाँ सर। उसके बाद एसिटिलीन के 3 मोल, रेड हॉट आयरन और FeCu तो बेंजीन बनता था, ये भी बताया आपको, पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन, बोलो। हाँ सर। अब देखो जो अगली रिएक्शन है ये आपको अभी मैंने बताई नहीं है, इनको जरा ध्यान से देखो। ये रिएक्शन होता है डाइल सेल्डर रिएक्शन, ठीक है। डाइल सेल्डर रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान से समझो, सारी बात मैं यही बताऊंगा। एक आपका डाइईन है, ठीक है, एक क्या है डाइईन और एक क्या है ईन। अब बताओ कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है? ऑब्वियस सी बात है डाइईन, बोलो। हाँ सर। तो होता क्या है, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो यहाँ माइनस आएगा, फिर ये हाँ सर। माइनस यहाँ अटैक करेगा, फिर ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ कपलिंग कर लेगा। अब बताओ कितने मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन गए? अरे 1 2 3 4 5 6, बोलो बेटा। नहीं आ रही बात समझ में? अरे इस डायग्राम को कैसे लिख सकता हूँ, हाँ। और इस बॉन्ड को ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो। हाँ सर। और इनको ऐसे जोड़ सकता हूँ, बोलो। हाँ सर। ये होता है डाइल सेल्डर रिएक्शन, लेकिन इसमें की पॉइंट क्या है, इन रिएक्शंस में जो डाइईन है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, ठीक है, और जो इन और आइन है सिंगल वाला, वो हमेशा किसका काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल का। इसका मतलब अगर डाइईन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एट डाइईन will increase rate of reaction, electron withdrawing group at ene or ine will increase rate of reaction। तो ये बात समझ आई? ये जेई में क्वेश्चन आ सकता है। इतनी बात समझ आ गए? अरे बताओ भाई, हाँ सर। अगर मैंने यहाँ OR लगा दिया है, ठीक है, और यहाँ मैंने NO2 लगा दिया है, ठीक है, तो ये NO2 से यहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी बढ़ गई और इस OR से यहाँ इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गया और इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बढ़ गया, इससे रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी, समझ गए? और बाकी बेटा जब कोई रिएजेंट नहीं होता है, सिर्फ हीटिंग की दम पे रिएक्शन होता है, ओनली बिकॉज ऑफ, अगर हीटिंग होता है अगर कोई रिएक्शन, तो बेटा उसका जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो कौन होता है? बिना सॉल्वेंट के, बिना रिएजेंट, स्टेबल 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे देखो कितनी सुंदर 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, बेटा समझ गए? हाँ सर। इसमें देखो ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे जाएगा, एक बॉन्ड टूटेगा, ये ऐसे आएगा, आप समझदार हो। ये पाई बॉन्ड बीच में आ गया, इसका एक पाई बॉन्ड टूट गया, एक बचा। उसके बाद पीडी हीट तो अरोमेटाइज कर ही देता है, तो मालूम है बेटा। थर्ड और फोर्थ अच्छे से समझ आ गया? सर। बोलो बेटा। बताओ भाई। हाँ सर। उसके बाद जिंक पाउडर का रिएक्शन तो बताया ही था फिनॉल के साथ में। उसके बाद देखो ये रिएक्शन मैंने आपको नहीं बताया अभी, ये रिएक्शन होता है रिवर्स ऑफ EAS।
अगर पानी को स्टीम के फॉर्म में हीट करके डाल दो तो SO3H निकल जाता है। देखो पानी का OH और इसका SO3H, बताओ क्या बन जाएगा? ये H2SO4 बन गया और इसका जो H है वो SO3H की जगह आ जाता है। ये याद रखना, रिवर्स ऑफ EAS। अगर बेंजीन सल्फोनिक एसिड है और आपने स्टीम के साथ हीट कर दिया, मतलब H+ है वहां पे खतरनाक वाला, तो वो SO3H को डिस्प्लेस कर देता है। इसका मैकेनिज्म अपन को जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट याद रखना। ये मैं बता चुका हूँ 7th रिएक्शन, देख लो। अगर बेंजोइक एसिड है या कोई उसका सॉल्ट है तो सोडा लाइम डालने पर CO2 उड़ जाता है। याद आ रहा है? अरे बताओ भाई। हाँ सर, ये तो पहले। हाँ सर, तो पहले क्लास का। हाँ, अब उसके बाद देखो RX + Mg, तो क्या बन जाएगा? RMgX और R- हेलोसोनिट्रिक का H उठा के RH बन जाएगा। चेक कर लो, तो याद आ गया? सर वो MgBr+ बनता है ना? हाँ, Mg ये होता है PH- Mg2 + Br-। हाँ सर। देखो ये स्टैंडर्ड रिएक्शन, RBr का रिएक्शन मैग्नीशियम और हीट के साथ कराओ तो क्या बनता है? RMgBr। और RMgBr का रिएक्शन किसी भी ऐसे सॉल्वेंट से करा दो जिसमें हेलोसोनिट्रिक का H हो, पानी, D2O, ठीक है, ROH, RCOOH, HX, ठीक है, या फिर ट्रिपल बॉन्डेड एल्कीन, RC ट्रिपल बॉन्ड, कोई भी हेलोसोनिट्रिक का हाइड्रोजन हो, तो यहाँ क्या बन जाएगा? RH। यहाँ क्या बनेगा? RH। यहाँ क्या बनेगा? RD। यहाँ क्या बनेगा? RH। यहाँ क्या बनेगा? RH। यहाँ क्या बनेगा? RH। अब Mg के साथ यहाँ पे X जुड़ जाएगा, तो MgBr तो है ही, साथ में X। MgBr के साथ यहाँ क्या जुड़ जाएगा? नेगेटिव पार्ट, OCO-R। चमक गया? यहाँ पे MgBr के साथ OR, यहाँ पे MgBr के साथ साइड प्रोडक्ट OD, यहाँ पे MgBr के साथ साइड प्रोडक्ट C ट्रिपल बॉन्ड CR, यहाँ पे MgBr के साथ OH। क्लियर है ना? ये रिएक्शन तो क्लियर होगी। हाँ। ओवरऑल RMgX अगर कोई H+ attached to हेलोसोनिट्रिक, ठीक है, will produce RH। क्लियर बेटा? अब देखो 9th रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दिख रहा है 9th रिएक्शन आपको? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर कोई NO2 ग्रुप होता है और उसको अगर रिडक्शन करना है, ये बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, ये मैं चर्चा कर चुका हूँ। मेटल ओवर एसिड, मेटल एसिड के साथ SnHCl के साथ NO2 NH2 में बदल जाता है। मतलब देखो, ऑक्सीजन का लूज करना और हाइड्रोजन का एक्सेप्ट करना ही तो रिडक्शन होता है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट कर देता है। और एनिलीन का पता मतलब, ये समझो, ये जो रिएक्शन है ये इतनी बार आप देखोगे ना, जैसे एनिलीन से N2+, इसको बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट ये कैसे बनता है? देखो, अगर एनिलीन का रिएक्शन आपने कराया किससे? NaNO2 + HCl से। बेटा ध्यान से देखना, ये 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, इनके मिक्सचर से क्या बनता है? HNO2 + HCl। बोलो, अभी बताया। और इससे क्या बना था? NO+ प्लस पानी प्लस Cl-। बोलो बेटा,
यहाँ तक कोई तकलीफ? अरे बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर आवाज। ठीक है, अब देखो एनिलीन का लोन पेयर, एनिलीन का लोन पेयर एनओ पे अटैक करता है, और एनओ पे अटैक करेगा तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन देगा, क्या बनेगा? पीएच NH2 प्लस, और यहाँ NO, बोलो बेटा, ये हो जाएगा। यहाँ तक कोई तकलीफ? अब ये नाइट्रोजन तो प्लस है तो H प्लस लूज करेगा, तो क्या बनेगा? PH NH, और यहाँ आ जाएगा NO। बोलो यहाँ तक कोई तकलीफ? जी सर। उसके बाद बेटा अगर देखोगे तो यहाँ रेजोनेंस होगा, और अगर यहाँ रेजोनेंस होगा तो कुछ ऐसा होगा, PH NH प्लस, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ N और यहाँ O माइनस। बोलो बेटा, अब बताओ मीडियम कैसा है? HCl है, HNO2 है, हाईली एसिडिक है, तो ये H प्लस लूज करके यहाँ चला जाएगा, क्या बन जाएगा? PHN डबल बॉन्ड N, और यहाँ आ जाएगा OH, और चूंकि एसिडिक मीडियम है तो OH क्या बन जाएगा? OH2 प्लस। बोलो बेटा, अब ये लोन पेयर इसको निकाल देगा बाहर, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो फाइनली क्या बन गया? PH N2 प्लस, और सॉल्यूशन में ऑलरेडी क्या है? Cl माइनस। इसको बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट। ये बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। मैंने एक बार आपको बता दिया है कि कैसे बनता है, बट इसका यूज नहीं है बहुत ज्यादा। अगर बेंजीन में क्या किसी भी कहीं पे भी अगर RNH2 है या बेंजीन NH2 है, NaNO2 प्लस HCl डालो, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? N2 प्लस Cl माइनस में। और उसके बाद H3PO2 या H3PO3 डालो, तो वो क्या हो जाता है? वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और इसको रिड्यूस कर देता है, यहाँ हाइड्रोजन बेंजीन बन जाता है। बहुत फेमस रिएक्शन है ये, आप अपन 10-15 बार करेंगे अभी और आगे, इससे लगभग सारे कंपाउंड में बनाऊंगा, ठीक है। अभी आपको क्या याद रखना है कि अगर नाइट्रोबेंजीन है, SnHCl डालोगे, एनिलीन में जाएगा, एनिलीन में अगर HNO2 डालोगे तो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, और बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट में H3PO2 और H3PO3, इनफैक्ट H3PO2 ज्यादा अच्छा होता है, H3PO2 प्लस 1 में है, ये H3PO3 में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो गया, इसको रिड्यूस कर देता है और ये नाइट्रोजन वगैरह लूज कर देता है, यहाँ पे हाइड्रोजन आके बेंजीन लग जाता है। और बेंजीन डाइएजोनियम जो सॉल्ट होता है बेटा, वो बहुत बढ़िया दवा है एरोमेटिक कंपाउंड बनाने का। देखो हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। अगर आपने बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट लिया, ठीक है, और आपने अगर CuCl ले लिया, तो पता है यहाँ Cl लग जाता है। अगर आपने CuBr लिया, हीट तो कर ही दो, है ना, यहाँ क्या लग जाएगा? Br। अगर आपने लिया CuCl, तो क्या लग जाएगा? Cl। बहुत बढ़िया दवा है। अगर आपने लिया बॉइलिंग वाटर, उबलता हुआ पानी, तो क्या लग जाएगा? OH, ठीक है। और अगर आपने लिया H3PO2, अब ये भी बताया क्या लग जाता है? H। क्लियर है? अगर आपने Cu के साथ HCl लिया, तब भी क्या लग जाएगा? Cl। अगर आपने Cu के साथ HBr लिया, तब भी क्या लग जाएगा? Br। तो बहुत प्यारा रिएक्शन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट ये बनेगा आगे चल के, ठीक है। तो इसकी तो अपन ये समझो इसकी 15 to 20 रिएक्शन इसकी खुद देखेंगे। हल्का सा मैंने आपको आइडिया दे दिया। तो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बनाने का अपने सिलेबस में एक ही तरीका है, एनिलीन में क्या डाल दो? NaNH2 NaNO2 प्लस HCl। बेटा समझ गए बेटा? बोलो। हाँ। बताओ भाई। हाँ सर। अब जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा, देखो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो अपन पिक कर सकते हैं कि भाई एसिटिलीन से आप बनाओ साइनोबेंजीन,
एसिटिलीन से साइनोबेंजीन बनाना है, तो बेटा क्या करेंगे बताओ? एसिटिलीन से रेड हॉट एफी ट्यूब, बोलो बेटा, से बेंजीन बन जाएगा, बोलो। हाँ सर। हाँ तो सर। बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन कैसे बनेगा बताओ? NO2 लगाने का क्या दबा दिया था अभी? HNO3 H2SO4। HNO3 प्लस H2SO4 और हीट, और NO2 से NH2 में जाने का SNHCl, है ना, बोलो बेटा। और NaNO2 प्लस HCl से 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड किसमें चला जाएगा? बेंजीन डाइअमोनियम सॉल्ट में, बोलो बेटा। और फिर क्या पिला दो इसको? CuCl, बोलो बेटा, समझ गए? 1 2 3 4 5 स्टेप में बना दिए बेटा, समझ आया क्या? तो बोलो भाई हाँ या ना। हाँ सर। नेक्स्ट देखो जरा, यहाँ देखो बेटा, अगर एक कोई बेंजीन है, ठीक है, और वहां पे एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, ध्यान से देख लो जरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेक्शन। और जी में मान रहा हूं कि अटैच्ड एटम टू द एरोमेटिक सिस्टम, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ये किताब में लिखा नहीं मिलेगा। अगर जी एटम में अगर एक हाइड्रोजन है, समझ गए? या फिर ऐसे देखो, जी पर अगर अटैच्ड एटम में बोल रहा हूं, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, CH बॉन्ड, ठीक है, या फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा वो ऑर्थो प्लस पैरा पे होगा। बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने। अगर अटैच्ड एटम पे लोन पेयर है, या नेगेटिव चार्ज है, या CH मतलब sp3 कार्बन के साथ CH बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो हमेशा प्रोडक्ट, बिकॉज बेटा आप ये सोचो ना कि अब यहाँ E आएगा तो डिफरेंट है, यहाँ आएगा तो डिफरेंट है, यहाँ आएगा तो डिफरेंट है। ये ऑर्थो कहलाता है, बोलो, ये मेटा कहलाता है, और ये पैरा कहलाता है। तो मैंने आपको एक लाइन में बता दिया। दूसरी बात देखो, अगर जी अटैच्ड एटम, ठीक है, टू द एरोमेटिक सिस्टम, if G is the attached atom to the aromatic system, और उस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, या कोई वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, या फिर CCl बॉन्ड है, इस तरीके का, देखो इसका सब अपोजिट, लोन पेयर है, यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ नेगेटिव, यहाँ प्लस, यहाँ पे CH, यहाँ CCl, या फिर अनसैचुरेशन विद हाईली इलेक्ट्रॉन, अनसैचुरेशन with highly electronegative atom, तो हमेशा मेटा पे जाएगा, ऑलवेज मेटा। तो ये बात रट लोगे ना, तो बता रहा हूं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आपको कभी आंसर बताने में दिक्कत नहीं आएगी। तो जी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कब होगा, ये क्लियर है? कब ऑर्थो पैरा पे, अभी क्यों होगा, कैसे होगा, वो सब तो बताऊंगा ही, लेकिन बेटा वो सब तो ठीक है, कहानी वो समझ आ जाए अच्छी बात है, बट उनसे आंसर थोड़ी आते हैं।
कब मेटा डायरेक्टिंग है, बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर, साफ साफ शब्दों में, इसके अलावा आपको कोई केस नहीं मिलेगा। और सुनो, अगर दोनों कंडीशन है, if both conditions satisfied, then go with orthopara। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है, और आई वांट एक इलेक्ट्रोफाइल है, और उसके साथ ऑब्वियस सी बात है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए एक न्यूक्लियोफाइल तो हो गई। तो बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा एरोमेटिक सिस्टम, तो अब बताओ NO2 कैसा है, बताओ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में आएगा या मेटा डायरेक्टिंग में? अटैच्ड एटम पे देखा करो क्या है बेटा, अटैच्ड एटम पे क्या है, क्या लोन पेयर है? ध्यान से बताओ, क्या लोन पेयर है? नो सर, प्लस है। प्लस है ना अटैच्ड एटम पर, प्लस अनसैचुरेशन विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाँ सर। सर ये अपने लॉजिक के हिसाब से कहां पे आएगा? ई। मेटा। मेटा। ये आपका आंसर हो गया। हाँ सर, समझा। क्लियर है? अब बताओ, अगर मान लो बेटा NH2 होता, अब बताओ कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है ये? ऑर्थो पैरा। ऑर्थो पैरा। तो यहाँ पे भी ई लगेगा, प्लस ई यहाँ लगेगा। क्लियर है? अब इन दोनों में क्या मेजर होगा वो हम बाद में देखेंगे। अब बताओ इसमें क्या होगा? बोलो बेटा। सर ऑर्थो पैरा। चमक गया ना ये सबको? इसमें बताओ। मेटा। अरे बहुत आसान कर दिया, मतलब जो जो की पॉइंट है ना, जो की पॉइंट है ना वो ये है, पूरा एक्सपीरियंस है, पूरे एक्सपीरियंस से ये बात मैंने लिखी है। जैसे चलो एक बढ़िया क्रिटिकल केस होता, बताओ NO वाले में क्या होगा? बेटा अटैच्ड एटम में लोन पेयर भी है, पैरा। अटैच्ड एटम में लोन पेयर भी है, अटैच्ड एटम में अनसैचुरेशन है, मतलब कंडीशन दोनों की है। Then we will- तो ऑर्थो पैरा। तो समझ गए ना? ये जब क्वेश्चन जेई में आते हैं ना, ये सब क्वेश्चन बच्चे गलत करते हैं। इसका आंसर ये होगा। क्लियर है? अब बताओ मैंने कितने रिएजेंट आपको बताए थे बेटा? 6। Cl लगाना, CH3 लगाना, CHCO CH3 लगाना, ठीक है, NO2 लगाना, SO3H लगाना, NO लगाना, और ऐसे ग्रुप कम से कम 15-20 ग्रुप तो है ही है। तो ऐसे 15-20 ग्रुप 100 रिएक्शन हो गई कम से कम। सोचो कैसे टॉलिन की 6 रिएक्शन करा सकते हैं। अरे इसकी 6 रिएक्शन हो जाएंगी, इसकी 6 रिएक्शन, इसकी 6, इसकी 6, और ये ग्रुप बदलते जाएंगे तो चीजें बदलती जाएंगी ना। कम से कम 200-300 रिएक्शन हो गई हैं, अगर आप फील कर पा रहे हो। बेटा समझ आ रही बात? बताओ हेलो बेंजीन में क्या होगा? आवाज नहीं आ रही? सर अभी आ रही है। सर ऑर्थो पैरा। और तो कह रहा हूं, क्लियर है ना?
अब ये और समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है ये बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों हो रहा है ये बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और अगर वो समझ गए हम, तो जो अगले मैंने कंपाउंड लिखे थे ना, पायरोल, पायरोन, समझ गए, उन सबका भी आप कर लोगे। यस और नो? और ये भी मोर अनस्टेबल होगा। बोलो बेटा। तो सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन में ऑर्थो, मेटा, पैरा 3 ऑप्शन थे। ध्यान से देखना, सारे क्वेश्चन को ऐसे ही करना है शुरुआत में, फिर आप इतने कंफर्टेबल हो जाओगे कि अपने आप होंगे क्वेश्चन। सो बेसिकली वी आर हैविंग 3 पोजीशन, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। सामने है इलेक्ट्रोफाइल, तो वी कैन ऐड दिस इलेक्ट्रोफाइल इनटू दीस 3 रिस्पेक्टिव पोजीशंस। सबसे पहले अगर हमने ऑर्थो अटैक कराया तो ई यहाँ आया, तो पाई बॉन्ड यहाँ अगर ई आया तो प्लस यहाँ आ जाएगा, पाई बॉन्ड तोड़ा, ई यहाँ लगाया तो प्लस यहाँ। अगर आपने ई मेटा पे लगाया तो प्लस यहाँ, बोलो। और अगर आपने ई प्लस ई यहाँ लगाया तो यहाँ प्लस आएगा। ये 3 पॉसिबिलिटी है। NO2 जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट रिंग, या फिर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। बेटा अगर रिंग के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो फास्ट अटैक करेगा, बिकॉज यही RDS है। दूसरा, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अगर ज्यादा होगा तो भी रिएक्शन फास्ट होगी। तीसरा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्पेटाइन, बनने वाला कार्पेटाइन अगर स्टेबल होगा तो रिएक्टिविटी फास्ट होगी। तो NO2 ओवरऑल आज डीस्टेबलाइजिंग ग्रुप, NO2 कार्पेटाइन को क्या करता है, डीस्टेबलाइज। और अगर ये डीस्टेबलाइज करता है तो EAS का जो रेट होगा बेंजीन और नाइट्रोबेंजीन में बेंजीन का ज्यादा होगा। तो ये तीनों केस अनस्टेबल कर रहे हैं कार्पेटाइन को। मैं अनस्टेबल क्यों लिख रहा हूँ, दिस सेंस ऑफ अनस्टेबल is in sense of with respect to benzene only, correct? बेंजीन के सेंस में मैंने बोला है। अब ये बात समझ आई, यहाँ मोर अनस्टेबल, यहाँ अनस्टेबल, यहाँ मोर अनस्टेबल क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पे देखो ये घूम के पॉजिटिव चार्ज यहाँ सीधे NO2 के सामने जा रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज सीधे इसके सामने जा रहा है, तो प्लस प्लस हाईली अनस्टेबल करेगा। तो अब बताओ प्रेफर्ड अटैक कौन सा होगा। अब ये H+ लूज कर देगा, है ना, H+ लूज करके एरोमेटिसिटी तो लाना इसका धर्म है ना। तो यहाँ पे E और यहाँ पे NO2, बोलो बेटा आ जाएगा एरोमेटिसिटी, बोलो। और ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। अब 3 गंदे में से एक कम गंदा सिलेक्ट करेंगे ना, बोलो बेटा। अरे बात समझ आई, अरे बोलो भाई। हाँ सर। पर हाँ ये आपका माइनर होगा। सर पर फर्स्ट और थर्ड वाले बनेंगे क्या सर प्रोडक्ट, हाँ क्योंकि हाँ वो बिल्कुल बहुत बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा बेटा बनेंगे, स्टेबल नहीं है। बट वो मेजर प्रोडक्ट नहीं होंगे। ठीक है सर। बेटा ये बात समझ आई बिल्कुल अच्छे से, कहीं कोई तकलीफ। अब देखो जरा एक केस और लेते हैं। अच्छा अब आप देख लो, मैंने क्या एक्सपीरियंस से मैंने बताया था, देखना जरा ध्यान से। बेटा एक्चुअली में क्या है, अटैच डेटम पर समझना, ध्यान से समझना जरा ये बात। बेटा अटैच मतलब बेसिकली ऑर्थो पैरा अटैक के बाद पॉजिटिव इसी ग्रुप पे आता है, इस एटम पे आता है ना प्लस। अगर मैंने ऑर्थो पैरा अटैक कराया तो प्लस यहाँ आएगा। बेटा ऑर्थो पैरा अटैक में प्लस इसी ग्रुप पे आ रहा है ना। हाँ सर। तो अब अगर प्लस आ गया और ये G अटैच एटम है और यहाँ प्लस आ गया, तो अब बताओ ये प्लस को कौन कौन डीस्टेबलाइज करेगा। G में क्या क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल, यार वो ऑलरेडी भिखारी था और यहाँ ऑलरेडी आ गया वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये वैकेंट ऑर्बिटल इस पॉजिटिव को स्टेबलाइज करेगा या डीस्टेबलाइज, Destabilize.
चलो ठीक है, CCl बॉन्ड माइनस एच इफेक्ट। डीस्टेबलाइज करेगा। अब बताओ, अनसैचुरेशन विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्या वो प्लस रेजोनेंस कर पाएगा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ? नहीं कर पाएगा ना, बिकॉज ऑक्सीजन नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा ना डीलोकलाइज होकर। हाँ सर। तो क्या हो गया, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होना चाहिए, या अगर वैकेंट ऑर्बिटल हो तो मेटा होगा, अगर पॉजिटिव है डायरेक्ट तो मेटा होगा, और अगर अनसैचुरेशन विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो मेटा होगा, CCl बॉन्ड है तो मेटा होगा। क्यों मेटा होगा ये समझ गए? बिकॉज ऑर्थो पैरा अटैक के बाद उसी पॉइंट पे प्लस आता है, और ये ग्रुप्स जो होते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो NO2, अगर रिंग से NO2 जुड़ा है, रिंग से COH जुड़ा है, रिंग से COOH जुड़ा है, रिंग से अगर मान लो COOR जुड़ा है, रिंग से अगर SO3H जुड़ा है, रिंग से अगर साइनाइड जुड़ा है, रिंग से अगर NR3+ जुड़ा है, रिंग से अगर NH3+ जुड़ा है, रिंग से अगर CCl3 जुड़ा है, ठीक है। इस टाइप के अगर बेटा ग्रुप जुड़े हैं तो ये सब डीस्टेबलाइज करेंगे। यहाँ अगर प्लस आएगा तो बोलो। हाँ सर। बेटा चमक गया ना अच्छे से? बोलो। यस सर। अब देखो जरा नेक्स्ट। अब अगर यहाँ OH है, now we are having again 3 option. Again we are having 3 option, ऑर्थो, मेटा और पैरा। OH यहाँ आया तो यहाँ प्लस, यहाँ अगर आया तो यहाँ प्लस, यहाँ अगर आया तो यहाँ प्लस। बोलो बेटा ये बात चमक गई? अब देखो, ऑर्थो पैरा अटैक में तो प्लस वहीं पहुंचता है ना, यहाँ पहुंचेगा और यहाँ पहुंचेगा। अब बताओ OH स्टेबलाइजिंग ग्रुप है या डीस्टेबलाइजिंग? स्टेबलाइजिंग है सर। स्टेबलाइजिंग ग्रुप है और C+। तो अब देखो, ये आपका स्टेबल होगा, ये आपके मोर स्टेबल हो जाएंगे। चमक गई बात? हाँ सर। ये मोर स्टेबल क्यों? क्योंकि OH को यहाँ पे लोन पेयर डायरेक्टली देने का मौका मिलेगा ऑर्थो पैरा। बोलो बेटा। तो अब अगर बेंजीन की EAS देखा जाए या फिनॉल की EAS देखा जाए तो किसकी ज्यादा होगी? फिनॉल का, है ना। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा H+ लूज करने के बाद OHE, यहाँ पे OHE और यहाँ पे OHE, क्लियर? तो अब ये मेजर होगा, ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। बोलो बेटा ये बात समझ गए? बोलो बेटा। अब मैंने अटैच्ड एटम में क्या क्या देखा था? बोलो, अटैच्ड एटम में क्या क्या देखा था? लोन पेयर, लोन पेयर होगा तो सामने प्लस स्टेबल हो जाएगा। बोलो। हाँ सर। अगर निगेटिव होगा तो सामने प्लस स्टेबल हो जाएगा। हाँ सर। अगर बेटा CH बॉन्ड होगा तो सामने हो जाएगा स्टेबल। हाँ सर। अगर नॉर्मल डबल बॉन्ड है तो भी स्टेबल हो जाएगा। नॉर्मल ट्रिपल बॉन्ड है तब भी स्टेबल हो जाएगा, है ना। अभी चमक गया ना? जहां जहां स्टेबल होगा, जहां जहां स्टेबल होगा वो ऑर्थो पैरा। समझ गए? बस आपको कुछ नहीं करना। अब आपसे पूछा जाए कि भाई एक काम करो, SO3H इज मेटा डायरेक्टिंग और ऑर्थो पैरा, तो आप क्या करना, आप यहाँ पे प्लस रख के देखो, यहाँ पे, और आप पूछो इससे खुद कि भाई यहाँ प्लस
खुश होगा या इसको बेकार लगेगा? अब आप खुद सोच के बता दो। अनस्टेबल होगा। इसी पे अगर प्लस रख के देखोगे तो अनस्टेबल होगा ना। हाँ सर। तो बस ये कैसा हो जाएगा फिर, मेटा डायरेक्ट यहां लगा। होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लें। अगर CH3 है तो ऑर्थो पैरा, CH2 CH3 है तो ऑर्थो पैरा। बोलो बेटा। CH डबल बॉन्ड CH2 है तो ऑर्थो पैरा। अगर बेंजीन ही क्यों ना लगा हो तो भी ऑर्थो पैरा। ट्रिपल बॉन्ड क्यों ना हो तो ऑर्थो पैरा। OH है तो ऑर्थो पैरा। NH2 है तो ऑर्थो पैरा। अटैच्ड एटम पे NHCOR वो भी ऑर्थो पैरा। OCOR वो भी ऑर्थो पैरा। समझ पा रहे हो, क्योंकि अटैच्ड एटम पे लूप है। O माइनस ऑर्थो पैरा, NH माइनस ऑर्थो पैरा, है ना। हैलोजन ऑर्थो पैरा, नाइट्रो कंपाउंड NO वाले ऑर्थो पैरा। बेटा समझ गए? बोलो भाई। यस सर। अब देखो, अभी जेई ने एक रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें आप फंस जाओगे। CH2Cl तो मुझे बोलो। नहीं समझ रहा है सर। सर हमें स्टेबिलिटी पे कार्ब कटायन का ऑर्थो मेटा पैरा देखना पड़ेगा ना। मतलब सर मतलब हम स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं तो कार्ब कटायन की स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं ना। हाँ, तो सर पहले केस में कार्ब कटायन एट मेटा सबसे राइट वाला सर। हाँ, तो सर कार्ब कटायन एट मेटा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ना, क्योंकि मेटा पे -m नहीं लगता है। अरे इन तीन में से कौन सा कार्पेटाइन ज्यादा स्टेबल है ये बताओ। सर सबसे नीचे वाला, ये ज्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि सर मेटा पे -m इफेक्ट नहीं लगता। किसके मेटा पे? अरे ये रेजोनेंस करके ये प्लस यहाँ जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा सर। ये प्लस यहाँ जाएगा तो डीस्टेबलाइज ज्यादा होगा या नहीं होगा? हाँ सर। तुम कंफ्यूज हो गए कुछ? हाँ। समझ गए अभी? हाँ सर। हाँ, अब बताओ CH2Cl में क्या होगा? ऑर्थो पैरा या मेटा? अरे इतना क्या सोचना है भाई, दोनों कंडीशन है तो ऑर्थो पैरा। लेकिन एक ये एक्सेप्शन याद रखना है, अगर 2 क्लोरीन आ गए तो फिर क्लोरीन का इम्पैक्ट ज्यादा हो जाता है और वो मेटा बन जाता है। ये जेई मेन में ऐसा कुछ क्वेश्चन आया है अभी। एग्जैक्टली तो पेपर अभी नहीं आए हैं। ये साल पूछा गया है सर अभी हाँ, वाले इसी मेंस साल में। इसी साल जेई इस साल का बेटा जो जेई मेन का ऑर्गेनिक है ना, वो एडवांस से भी टफ आया है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस आए जीओसी वगैरह के जो जो आपको किसी के पैकेज वगैरह में नहीं मिले। बहुत टफ आया इस बार का जेई मेन। मतलब मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिनका जिनका मतलब पक्का है, पिछली बार ही 99.9 आया हुआ था, उनके 45 मार्क्स आ रहे हैं केमिस्ट्री में सिर्फ 100 में से, जिनका ऑलरेडी 99.9 आ चुका है। तो इस बार का पेपर काफी एबनॉर्मल था, टफ था। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत टफ आ रही है। बाकी दोनों ब्रांचेस का सर फिजिकल और इनऑर्गेनिक का। फिजिक्स नहीं, बाकी देखो इनऑर्गेनिक तो बच्चों को वैसे ही टफ लगता है, वो पढ़ते नहीं है क्योंकि। और फिजिकल नॉर्मल आता है, ठीक है। फिजिकल तो जेई एडवांस में भी नॉर्मल ही आता है। पेपर टफ होता है ऑर्गेनिक की वजह से,
इनऑर्गेनिक वैसे भी कोई नहीं कर पाता है, ऑर्गेनिक टफ आ जाता है तो फिर बच्चे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि टफ का मतलब ये होता है ना इंफॉर्मेशन का, कितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो नॉर्मली जो रहती है उससे थोड़ा सा एबनॉर्मल है इसमें। हालांकि एक मेरा स्टूडेंट है जिसका केमिस्ट्री में 100% आया, और वैसे पूरे इंडिया में 2-3 ही बच्चे होंगे जो इस बार 100% केमिस्ट्री में आया। तो उसका लास्ट टाइम मैथ फिजिक्स में 100% था, केमिस्ट्री में 99.99 था, एक क्वेश्चन गलत करा था। इस बार उसका सिर्फ केमिस्ट्री में है। ठीक है बेटा, तो ये क्लियर है इतना? बोलो, ये फंडा समझ आ गया? तो आवाज नहीं आ रही क्या? समझा सर, समझा। तो बेटा ये बताओ, अब अपन बेंजल्डिहाइड का EAS तो करा लेंगे ना, SO3H कहाँ लगेगा, समझ गए? हो जाएगा ना? अब देखो जरा, अब अगर एक G1 है और एक G2 है, ध्यान से देखना, 4 केस बनेंगे इसमें। जैसे बेटा 4 केस बनेंगे, ध्यान से देखना। अगर G1 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है एंड G2 भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये केस बन सकता है? बोलो बेटा। हाँ सर। केस 2 क्या बन सकता है? G1 मेटा डायरेक्टिंग है और G2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। क्लियर है? मतलब दोनों ऑर्थो पैरा, एक मेटा एक ऑर्थो पैरा। केस 3 क्या बन सकता है? G1 ऑर्थो पैरा और G2 मेटा। ध्यान से समझना ये वाली बात। केस 4 क्या बनेगा? G1 एंड G2 बोथ मेटा डायरेक्टिंग। ये तो देख के पहचान लोगे ना कौन ऑर्थो पैरा कौन मेटा। हाँ सर। हाँ सर। तो पता, मैं पहले आंसर लिख रहा हूं फिर एक्सप्लेन करूंगा। तो अब अगर मान लो दोनों ऑर्थो पैरा है, ठीक है, तो जो मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो, या फिर जो पॉजिटिव को ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा हो, जैसे एक का प्लस एम है और एक का ज्यादा प्लस एम है, तो बताओ डिसाइडर कौन होगा? ज्यादा वाले। इससे डिसाइड करोगे आप, तो इसके ऑर्थो पैरा पे लगा दो। क्लियर है? अब अगर G2 है, अब बताओ डिसाइडर कौन होगा? यहाँ ऑब्वियस सी बात है, इसके ऑर्थो पैरा पे। हाँ सर। यहाँ पे डिसाइडर कौन होगा? इसका ऑर्थो पैरा। क्लियर है? यहाँ पे डिसाइडर कौन होगा? अब एक लेट से G1 है माइनस एम, G2 है ज्यादा माइनस एम, किसके मेटा पे लगाओगे? ज्यादा वाले। हाँ सर। मुझे थोड़ा अजीब लगता है। पहले तो ये रट लो, फिर रट लोगे तो समझ में जल्दी आता है। पहले क्या है? अगर एक NH2 है और एक OH है, तो किसके हिसाब से करोगे बताओ? किसका प्लस एम ज्यादा होता है? सर एक बार रिपीट कीजिए। 2 ग्रुप में दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। कीजिए क्वेश्चन। हाँ, अगर एक OH है और एक NH2 है, OH लगा है और एक NH2 लगा है, किसके हिसाब से आप इलेक्ट्रोफाइल ऐड करोगे? NH2, बिकॉज उसका ज्यादा प्लस है, तो NH2 के ऑर्थो पैरा पे आ जाएगा।
अब अगर एक NH2 है और एक NO2 है, NO2 NH2 और NO2 NH2 NH2 ऑर्थो पैरा ऑफ dominate करने NH2। अब अगेन अगर एक OH है और एक साइनाइड है, OH और साइनाइड, OH सर OH OH का ऑर्थो पैरा। अब अगर एक साइनाइड है और एक नाइट्रो है, तो किसके मेटा पे डालोगे? NO2 के। हाँ या सर तो या तो ये रख लो या अब ऐसे समझ लो। देखो जरा, समझना ध्यान से। मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो कभी फेल नहीं होगा। ये तरीका रटना तो फेल हो जाएगा, खैर जेई एडवांस में जो क्वेश्चन आएगा उसमें फेल नहीं होगा, ठीक है, बट मैं आपको एक्चुअल तरीका बता देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ NO2 है, यहाँ साइनाइड है, ठीक है, तो बताओ NO2 कैसा ग्रुप है? मेटा डायरेक्टिंग बोलो, ये भी मेटा डायरेक्टिंग। अगर मेटा डायरेक्टिंग है तो ये चेक करो कौन ज्यादा खतरनाक है। मतलब इसका माइनस एम ज्यादा है, बोलो बेटा, इसका माइनस एम कम है, बोलो, इतनी बात है। अच्छा, मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर करो, देखना जरा मैं आपको क्या रियलाइज कराना चाहता हूँ। बेटा सवाल वो वाला ज्यादा टफ था जिसमें एक NO2 लगा था, या एक NO2 और एक CN लगा है तो ये ज्यादा टफ है? बताओ टफ कौन है ज्यादा? ये मत बोलना सर दोनों आसान है, रिलेटिवली कौन ज्यादा टफ है? ये वाला सर ये ना। अब देखो लेकिन रिलेटिवली ये ज्यादा आसान है, सुनो क्यों। वहां बेटा अगर ये साइनाइड नहीं होता तो कितने टाइप के प्रोडक्ट बन रहे थे? 1 2 3, उसमें हमने 3 सब्सटेंस बना के चेक करे थे ना। हाँ सर यहाँ पे हमें तो बस ये पोजीशन अगर 1 है तो ये पोजीशन 1 होगी, मैं यहाँ E लगाऊंगा, यहाँ E लगाऊंगा, बात एक ही है। और ये 2 है तो ये 2 होगी। तो बताओ उसमें कितने ऑप्शंस मुझे चेक करने थे? 3 3। 3 यहाँ कितने चेक करने हैं? 2 तो कौन ज्यादा आसान होगा बताओ? ये वाला अब देखो अगर मैं 1 पे अटैक करा दूं, 1 पे अगर अटैक करा दूं तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आएगा प्लस यहाँ आएगा, बोलो बेटा, यही यही सिचुएशन होगी। और अगर मैं 2 पे अटैक करा दूं, हाँ सर मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीका बता रहा हूँ, मतलब इससे अच्छा तरीका होगा नहीं इस कॉन्सेप्ट को सीखने का। 2 पे अगर अटैक कराया तो यहाँ प्लस। अब ये आपका सवाल बन गया GOC का। मैं GOC का सवाल बना के छोड़ दूंगा हर चैप्टर में। अब ये आपका टैलेंट है कि आपका GOC कैसा है। अब आप बताओ ये कार्पेटाइन ज्यादा स्टेबल है या ये कार्पेटाइन? बताओ। सर ऊपर वाला ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल है, क्यों? ऊपर वाला क्यों ज्यादा स्टेबल है बताओ? क्योंकि सर NO2 का इफेक्ट नहीं लगेगा उस पर। अच्छा, NO2 के सामने पहुंचेगा नहीं, प्लस चेक करो। तुम यार सही से नहीं देख पा रहे हो बेटा तुम। ये प्लस यहाँ जाएगा या नहीं जाएगा बोलो? ये प्लस यहाँ पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? तो इसमें जो प्लस है वो डायरेक्टली NO2 के सामने जा रहा है, और इसमें जो प्लस है वो किसके सामने जा रहा है? साइनाइड के। CN सर के सामने जाता है तो कौन ज्यादा खतरनाक हो गया? ये NO2 भी वाला अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है, बट ये मोर अनस्टेबल हो गया। बोलो बेटा, हाँ सर इस क्वेश्चन में आपका फाइनल आंसर अब क्या आएगा? NO2 CN। तो अब बताओ किसकी मेटा पे लगा फाइनली? NO2 के मेटा पे या मैंने क्या बताया था? ज्यादा -M वाला ग्रुप डोमिनेट होगा। बेटा ये बात चमकी क्या सभी को? हाँ सर
सर आपने ये लिखाया था कि पावर ऑफ प्लस माइनस एम इफेक्ट is applicable at ortho and para but not applicable at meta. भाई लेकिन वो चीज समझाई भी तो थी, वो कैसे थी। हाँ सर, क्योंकि वो मेटा पे बन नहीं रहा था प्लस। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना क्या है, प्लस की स्टेबिलिटी देखनी है ना। हाँ तो प्लस NO2 के सामने जा रहा है। सर, उसी तरीके से देखे कि NO2 का प्लस ऑर्थो और पैरा पे बनता है पर मेटा पे नहीं बनता है, वो क्यों नहीं वर्क करेगा, आप बता सकते हो सर? मैं थोड़ा बेटा वो कंफ्यूज हूँ। बेंजीन के लिए बताया था ना, यहाँ बेंजीन है क्या। हाँ सर, सॉरी। तुम्हें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखना है ना, कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज है यहाँ। सर ठीक है, आप समझ गए, आपने नहीं आप नहीं है ना, सॉरी सर। चलो इसमें देखो बेटा, ये सेम बात। अरे मैं तो आपको क्या बोल रहा हूँ कि आप अपना दिमाग यूज करो। देखो लर्निंग बेटा तभी होती है जब आप अपना ब्रेन यूज करोगे। आप कुछ भी सोचो, आप गलत सोच सकते हो, मैं बैठा हूँ क्लियर करने के लिए। इसमें E+ का अटैक कराओ। अब देखो इसमें भी बेटा यहाँ पे आएगा तो ये फर्स्ट कहलाएगा, यहाँ आएगा तो फर्स्ट कहलाएगा, यहाँ सेकंड, यहाँ सेकंड। अब चेक कर लो, अगर फर्स्ट पे अटैक होगा तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी बेटा, बोलो, है ना। तो बताओ भाई, हाँ सर। अगर बेटा सेकंड पे अटैक होगा तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी। ठीक है। अब बताओ ये प्लस कहाँ कहाँ जाएगा, यहाँ और यहाँ और यहाँ, इन 3 जगह रहेगा। इसमें प्लस यहाँ, यहाँ और यहाँ। बताओ प्लस को कहाँ ज्यादा आनंद आएगा। 2 NO2 के सामने। तो ये जो प्रोडक्ट होगा NH2EOH, ये आपका मेजर हो जाएगा, है ना। और NH2EOH ये आपका माइनर होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये तो मैं बता चुका था, इसका प्लस M ज्यादा है, इसका प्लस M कम है। तो डिसाइडर कौन होगा, इसका ऑर्थो पैरा। अब इसका आप बोलोगे सर आपने तो ऑर्थो पे लगा दिया, पैरा पे क्यों नहीं लगाया। तो बोलूंगा पैरा तो ऑलरेडी ब्लॉक है, पैरा पे तो हाइड्रोजन ही नहीं। हाँ सर। अगर पैरा ब्लॉक है तो फिर ऑर्थो पे ही आएगा, और अगर ऑर्थो ब्लॉक है तो फिर पैरा पे आएगा। समझ गए बेटा। हाँ सर। अब ये बताओ, इसमें भी 2 ऑप्शन है। कहाँ आएगा बताओ। 1 वाले में यहाँ E, यहाँ प्लस, बोलो यही होगा। ये 1 वाला हो गया, NH2CN, और ये 2 वाला। बताओ कौन सा ज्यादा सही होगा। ये सर यहाँ, 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 ये कहाँ आया, यहाँ, यहाँ और यहाँ। बताओ कौन ज्यादा खुश होगा, ये मेजर और ये माइनर। समझ गए। तो इसमें ये क्या था, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और ये था मेटा डायरेक्टिंग। तो डिसाइडर कौन होगा, ऑर्थो पैरा। ऑर्थो पैरा का पैरा ब्लॉक है तो ऑर्थो। समझ गए होगे बेटा। हाँ सर। तो केस जो खतरनाक है वो कौन सा है। मैं तो कहता हूँ ये 4 केस ही नहीं है, एक ही केस है। जो भी अवेलेबल ऑप्शन है वहां अटैक कराओ। ठीक है। जैसे मैं चलो एक क्वेश्चन बताता हूँ। अब कितने केस रटोगे यार। यहाँ देखो, ये NO2, ये साइनाइड और ये OH।
बताओ ये प्लस कहाँ आएगा? सर जो केस 2 और केस 3 है हाँ, सर, उसमें उसमें सर किसी किसी का भी आप देख लो सर, वो चल जाएगा, क्योंकि सर इसका मेटा उसका ऑर्थो है। बेटा लेकिन ये ऐसा है और ऐसा हुआ अगर तो अच्छा हाँ सर, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। ऐसा पहले बात तो बताओ कितनी बातें चेक करनी पड़ेंगी? 3, 1, 2, 3, यही 3 चेक करना पड़ेगा। हाँ सर, ट्राई करें। करो करो करो। 3 में आपको सिर्फ ये बताना है कि लीस्ट पॉसिबिलिटी किसकी है, 1, 2 और 3 में से अटैक होने की। तो 1, 2, 3 में कहीं पे भी कारपेटाइन बनेगा वो तीनों के सामने ही तो जाएगा। और 1 के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो ये इसका ऑर्थो है, ये इसका ऑर्थो है और ये इसका पैरा है। हमें तो इसके हिसाब से लगाने हैं, बट इसमें से कहीं पे भी आप लगाओ तीनों में कारपेटाइन सेम बन रहा है इन सेंस ऑफ प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम और माइनस एम के सेंस से सेम है, तो डिसाइडर होगा इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो ये एक ऐसी जगह है जो सबसे ज्यादा रिच है, बिकॉज देखो यहाँ पे NO2 का माइनस आई ज्यादा होगा, यहाँ NO2 का माइनस आई ज्यादा होगा, यहाँ NO2 का माइनस आई सबसे कम होगा। तो इसमें जो हाईएस्ट बनेगा वो 3 होगा और जो मिनिमम होगा वो 2 होगा। तो ये समझ आया? और 3, 1, 2 ये आएगा परसेंटेज में। चलो एक क्वेश्चन का आंसर और बताओ। कहाँ पे लगेगा बताओ? पहले तो रिंग में बताओ, ए रिंग में लगेगा या बी रिंग में? ए रिंग में जाएगा या बी रिंग में? अरे ए रिंग में ज्यादा होगा ना, ए रिंग इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच। तो चमक गया, उसमें NH लगा है और इसमें विट्रिनिंग लगा है, तो ए पे अटैक होगा। अब इसका ऑर्थो ये है और ये है, कहाँ कहाँ अटैक होगा? यहाँ और यहाँ। क्लियर है बेटा? और चलो ये बताओ एक क्वेश्चन और। इसमें 1, 2, 3 में कहा जाएगा? सर मेटा, बेटा क्यों? क्योंकि सर वो विड्रॉइंग ग्रुप है। अब यार ये गलत बात बोल रहे हैं, ऑर्थो प्लस होगा और 3 मेजर होगा। सुनो ऐसा क्यों? बेटा मैंने क्या बताया था कि अटैच्ड एटम पे अगर नॉर्मल अनसैचुरेशन, अटैच्ड एटम पे अगर नॉर्मल अनसैचुरेशन है तो ऑर्थो पैरा होता है।
सर पर वो इलेक्ट्रॉन देने के जगह लेने की कोशिश करेगा ना। बेटा यहाँ प्लस आएगा तब तो ये स्टेबल कर ही देगा ना, बात ही नहीं समझ रहे हो। प्लस प्लस यहाँ आया तब ये देगा ना यहाँ इलेक्ट्रॉन, फिर ये इलेक्ट्रॉन इस साइड क्यों देगा? हाँ सर ठीक है। ये कॉमन मिस्टेक है, ये भी इस साल जेई मेन ने चेक करा था बच्चों का, इसमें लोगों ने भर भर के मेटा लगाया है। भाई अटैच्ड एटम पे देखना है, मैंने क्लियरली बता दिया, जो मैंने बता दिया वो आपको दिमाग में रखना है। अटैच्ड एटम पे अगर नॉर्मल अनसेचुरेशन है तो क्या होगा? ऑर्थो पैरा। अब इसमें पैरा क्यों बोला बताओ? बिकॉज ऑफ स्टेरिक फैक्टर। नाउ दिस ग्रुप इज वेरी बल्की, है ना, यहाँ पे बल्की ग्रुप बड़ा है, बहुत बड़ा ग्रुप है, इसलिए ऑर्थो थोड़ा सा कम हो जाएगा क्राउडिंग की वजह से, इसलिए 3 मेजर है। अदरवाइज दिस ओवरऑल ग्रुप इज ऑर्थो पैरा। तो समझ गए? अरे बोलो भाई। सर एक बार फिर से बताओ ना। तुम बताओ क्या होना चाहिए उसमें। सर मुझे ये डाउट आ रहा है कि सर मैंने जो सिखाया उससे बताओ तुम। सर आपके हिसाब से तो सर यही होगा, आपने जो सिखाया है उसके हिसाब से। ठीक है, अब तुम क्या सीखना चाह रहे हो? तुमने क्या सीखा? सर मैं कह सर पर आपने जो सिखाया उसका रीजनिंग दिया था विड्रॉइंग और रिलीजिंग, राइट? नहीं, मैंने बोला था कि उस पे कार्बकेटाइन बना के देखो, अगर हाँ, वो और कार्बकेटाइन को कोई अगर इलेक्ट्रॉन दे दे, थोड़ा भी दे दे, ठीक है, तो फिर वहां ऑर्थो पैरा। थोड़ा भी स्टेबलाइज कर दे, मतलब कार्बकेटाइन वहां से भूखा ना रह जाए। अब सामने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पॉजिटिव अच्छा, हाँ, चार्ज। सर ऐसे भी ले तो नहीं सकता है, सिर्फ दे सकता है, ये कहना चाह रहे हो? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं, तुम मेटा इसको इसको देख के बोल रहे हो ना। सर मैंने पूरे ग्रुप पे ही लगा दिया, ग्रुप राइट में इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब बेटा यहाँ NO2। यहाँ देखो, मैंने क्या बोला था, ये चेक करा करो, हाँ ये फ्लो ऐसे होगा या नहीं होगा? हाँ सर, होगा थोड़ा। थोड़ा होगा ना, ज्यादा नहीं होगा, कोई बात नहीं। ये यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा, हाँ सर ठीक है। दिस इज नोन एज क्रॉस कॉन्जुगेशन। बट ऐसा तो नहीं है ना कि प्लस को ये बोले कि भाई तू कौन है, इसको डीस्टेबलाइज तो नहीं करेगा ना। ये अभी यहाँ तक तो जा सकता है ना, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियली देखो, ये यहाँ तक तो जा सकता है ना, तो ये तो शेयर हो गया ना यहाँ और यहाँ। हाँ सर ठीक है सर, समझा। इसमें बताओ किस रिंग में अटैक होगा, ए में या बी में? सर नीचे वाले में। बी में, और उसका भी पैरा तो ब्लॉक है, तो यहाँ आ जाएगा और ये मेजर हो जाएगा। बेटा समझ गए? हाँ सर।